हेलो दोस्तों, दिस इज सुभाषिश हालदार एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टर आई। आज हम फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड को कंपेयर करने जा रहे हैं। हम ये जानेंगे कि इन तीनों इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में बेहतर कौन है और किस पर्पस के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट। व्हाट इज फिक्स डिपॉजिट? Fixed deposit are investment product. You can invest in fixed deposit for fixed tenure as per your convenience. फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप फिक्स टर्म के लिए एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पा सकते हैं। इस फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको बैंक या एनबीएफसी के पास जाना पड़ेगा, वही एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। इसमें जनरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है नॉर्मली 5 to 6% होती है एंड ये बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो 6% और मोर देन 6% दे रहे हैं, बट बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है और प्राइवेट सेक्टर बड़े जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो 5.20, 5.30, 5.50 ऐसे रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट में आपका पैसा बहुत ही अच्छा सुरक्षित होता है। इसमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है, बशर्ते बैंक ना बंद हो जाए, बैंक को बचाने वाला कोई ना आए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिक्स डिपॉजिट आपका एकदम सुरक्षित हाथों में होता है। ये आरबीआई रेगुलेट करती है बैंकों को। तो आज तक इंडिया में ऐसा नहीं हुआ जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उसमें किसी का पैसा डूबा नहीं। हमने सुना है कि कुछ महीनों में, कुछ सालों में बहुत सारी बैंकों के आइदर लाइसेंस को हटा दिया गया है और उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, लेकिन अल्टीमेटली कुछ बैंकों को छोड़ दिया जाए तो सारे के पैसे को सुरक्षित हाथों में दे दिया गया है। सभी को अपने पैसे मिले हैं जो भी इन्वेस्टर हैं, मैक्सिमम अगर वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आते हैं तो। हम अब बात करेंगे क्या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने के बेनिफिट क्या क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं इस स्लाइड में, फिक्स डिपॉजिट आपको फिक्स टेन्योर के लिए देते हैं, ठीक है। ये आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, हम हाईएस्ट नहीं बोलेंगे। इसमें होता क्या है कि आप टाइम टाइम पे बैंक रिवाइज करते हैं उनकी लैंडिंग रेट के ऊपर और उनका जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है उसके ऊपर वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। जनरली जैसे हमने बताया कि 5 to 6%, 6.5%, उससे ज्यादा आज के डेट पे नहीं है और ये डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर ये नीचे आ रही है। हम जानते हैं एक चीज मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया में तो फिर भी आज के डेट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 to 6% है, बट बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आइदर माइनस में है या तो 1%, 2% ऐसे है। तो अगर हम अपने आप को ग्रोथ की ओर देख रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इससे कम होनी चाहिए। जब तक ये कम नहीं होगी तो तब तक हम उस ग्रोथ से आगे नहीं बढ़ेंगे जिस ग्रोथ से बाकी दुनिया आगे बढ़ी है। दूसरा चीज हम देख रहे हैं कि इसमें हम फिक्स डिपॉजिट में अब बहुत ही कम टाइम के लिए, मिनिमम 7 डेज के से 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मिनिमम 15 डेज, अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है तो 15 डेज के लिए कम से कम इंटरेस्ट को पाने के लिए कम से कम 15 डेज का आपको बैंक में उस पैसे को जमा रखना पड़ेगा। उसके बाद आप कभी भी उस पैसे को, अपने पैसे को बैंक से तोड़कर निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फिक्स डिपॉजिट की। फिक्स डिपॉजिट एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक एफडी के प्रकार है, टैक्स सेवर एफडी। इसमें आपको टैक्स की बेनिफिट जो एटीसी में होती है, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, उसमें 1.5 लाख तक अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको टैक्स की बेनिफिट भी मिलती है और ये टैक्सेबल भी नहीं होती है। और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अमूमन बाकी जो एफडी है उससे थोड़ी सी कम होती है। एफडी में एक टीडीएस का प्रोविजन भी होता है। आप जो भी इंटरेस्ट पाते हैं एफडी में उस पे एक
40,000 का लिमिट है, उस लिमिट के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट उस साल में पर्टिकुलर ईयर में मिलता है तो उस पे 10% का टीडीएस डिडक्ट होता है अगर आप पैन कार्ड को बैंक में सबमिट किए हैं। अगर आपने पैन कार्ड बैंक में सबमिट नहीं किया है तो वही 20% हो जाता है। ये सारे हैं फिक्स डिपॉजिट की बेनिफिट। आप चाहें तो फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि फिक्स डिपॉजिट में तब इन्वेस्ट करें, वही पैसा इन्वेस्ट करें जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत है, अब ज्यादा टाइम के लिए रख नहीं सकते हैं, वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम समझते हैं कि इंश्योरेंस क्या होता है। जैसे कि हम स्लाइड में देख पा रहे हैं कि इंश्योरेंस इज ए लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ए पॉलिसी होल्डर एंड द इंश्योरेंस कंपनी वेयरइन द लेटर प्रोमिसेस टू compensate the farmer in the event of loss। हमने इसमें क्या समझा? इंश्योरेंस एक लीगल एग्रीमेंट है जो पॉलिसी होल्डर जो पॉलिसी को बाय करता है इंश्योरेंस से, तो इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस करने के बाद उनको जो लॉस होती है उस पे कॉम्पेंसेट करता है। हम सब जानते हैं हमारे घर में अगर हम ट्रेडिशनल हैं तो हमारे फादर मदर हर किसी के पास किसी न किसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी अन्य इंश्योरेंस पॉलिसी का इंश्योरेंस जरूर है। हम अगर आप उनसे पूछेंगे, अगर आपको नहीं मालूम तो आप उनसे पूछेंगे कि आपको इस पैसे को मैच्योरिटी में कितने पैसे मिलेंगे, तो वो बोलेंगे अगर आपको कुछ हो जाता है तो वो ऑलमोस्ट 5 लाख 10 लाख 15 लाख ऐसे कुछ मैच्योरिटी अमाउंट मिलते हैं। मैं आपको डिटेल्स में बताता हूं कि इंश्योरेंस में किस टाइप का होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उसमें 4 टाइप के लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होते हैं। हम आज 4 टाइप है जिसमें से हम चारों की बात नहीं करेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो एंडोमेंट प्लान होता है उसमें क्या होता है ना कि आपको एक एवरी ईयर या एवरी मंथ या हाफ ईयरली क्वार्टरली इंश्योरेंस कंपनी आपको ऑफर करती है प्रीमियम को पेमेंट करने के लिए। सपोज जनरली 10 टाइम टू 13 टाइम आपको इंश्योरेंस का कवर मिलता है। सपोज आप एक इंश्योरेंस ईयरली 1 लाख का लेते हैं तो आपको 10 to 13 टाइम्स मतलब आपको 10 लाख टू 13 लाख तक का इंश्योरेंस कवर आपको मिल जाएगा। अगर आपको कुछ हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आपको वो 10 to 13 लाख डिपेंड अपॉन द इंश्योरेंस कंपनी जो भी एग्रीमेंट में है वो आपको मिल जाएगा। पहली बेनिफिट ये है। अब जैसे कि जनरली इंश्योरेंस कंपनी की कमाई इसी में होती है कि जनरली लोगों को कुछ होता नहीं है, वो लंबे टाइम तक इंश्योरेंस के प्रीमियम देते जाते हैं। जनरली इंश्योरेंस के प्रीमियम लंबे टाइम तक चलते हैं, नॉट लेस देन 10 इयर्स, जनरली नॉट लेस देन 10 इयर्स, वो 15 इयर्स 20 ईयर इवन 25 इयर्स के ऊपर चले जाते हैं। अगर उतना पैसा आप 25 इयर्स तक देते रहेंगे तो डेफिनेटली वो कितनी जनरली हम बोल सकते हैं कि उसमें जो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है पहली चीज, और अगर जो एंडोमेंट प्लान ट्रेडिशनल प्लान होते हैं मनी बैक प्लान होते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको सारे एलोकेशन चार्जेस इंश्योरेंस चार्जेस ये सारे इंश्योरेंस चार्जेस को डिडक्ट करने के बाद 4 to 5% 6% से ज्यादा का रिटर्न सिंपल पे नहीं होता है। आपको एफडी में कितना मिल रहा था 5 to 6%, आपको इंश्योरेंस में कितना मिल रहा है 5 to 6%। एफडी में आपको लिक्विडिटी का बेनिफिट था ना कि आप कभी भी जाकर अगर आज आपने पैसा जमा किया, अगर आपको किसी तरह की भी कोई भी जरूरत हो जाती है उस पैसे की, तो उस पैसे को बेझिझक इवन इंटरनेट आज के डेट में इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी बैंक अपने कस्टमर अपने एफडी को तोड़कर अपने अकाउंट में ले सकते हैं। बट इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप अगर आपने जमा कर दिया तो मिनिमम 5 इयर्स आपको चलाना है, उसके बाद जो भी चार्ज कटे हैं वो डेबिट हो ही जाएंगे। डेबिट होने के बाद आप
जनरल केस में ये होता है, कभी कभी आपको एट पार अमाउंट मिल जाएंगे, बट जनरल केस में ये होता है कि आपको अगर आपने 1 लाख 5 साल के अंदर जमा किया है या 5 साल के अंदर 5 लाख जमा किया है, 5 लाख जमा किया, तो उसमें से आपको जो आपका अमाउंट है 5 लाख, उससे थोड़ा सा आइदर कम मिलेगा या तो उतना ही मिलेगा। अब सोचिए 5 लाख आपने 5 साल में जमा किया और आपको कुछ रिटर्न नहीं मिला, क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप अगर इंश्योरेंस को चूज करते हैं तो बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस का काम इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता है, बट आज के डेट में बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टमेंट ऑफर करती है, पेंशन ऑफर करती है, बहुत सारे स्कीम्स हैं उनके पास। लेकिन आपको देखना है कि आपकी जरूरत क्या है। देखिए, इंश्योरेंस का मतलब है अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है उसको आपका लॉस होने के बाद जितना उतना अमाउंट मिल जाए, ताकि आपका लॉस होने का भी उनको एटलीस्ट फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना हो। अब सोचिए किसी ने 10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, 10 लाख साल में, जो सम इंश्योर्ड है 10 लाख है, सम इंश्योर्ड अगर 10 लाख है तो इसकी प्रीमियम कम से कम 1 लाख होती है पर एनम, या 70,000 होती है पर एनम। आप 70,000 पर एनम प्रीमियम पे कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा जनरली सब किसी की, बहुत किसी की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इससे ज्यादा प्रीमियम देने की एबिलिटी हो भी सकती है, डिपेंड अपॉन आपका इनकम कितना है। इसके बाद क्या होता है कि आप जो पैसे उसमें डाले हुए हैं, वहां पर इंश्योरेंस कंपनी में जो पैसे डाले हुए हैं, उस इंश्योरेंस कंपनी में आप पैसा तो टाइमली निकाल नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा, आपको अगर जरूरत पड़ी है उस पैसे की 6-7 साल में जरूरत पड़ गई, तो आपको जो रिटर्न मिलना था उतना रिटर्न आपको मिलेगा नहीं। आपको उतना रिटर्न जितना आपको कमिट किया गया है उतना रिटर्न मिलने के लिए आपको मैच्योरिटी तक वेट करना पड़ेगा। आप 25 साल वेट करके आपको 6% 7% का सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप इस पर खुश हैं? मैं इस पर खुश नहीं हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा बेनिफिट मेरे को अदर्स इंस्टॉलमेंट में मिल जाते हैं। मैं पीपीएफ करूँगा अगर मेरे को कम अगर डेट फंड में ही जमा करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ स्कीम की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, टैक्स बेनिफिट मिल जाती है और मोर देन इंश्योरेंस के से ज़्यादा मेरे को रिटर्न भी मिल जाती है। अगर इंश्योरेंस करना, इंश्योरेंस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है। इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट, अगर किसी को इंश्योरेंस करना ही है तो वो प्योर इंश्योरेंस प्लान है। प्योर इंश्योरेंस प्लान का मतलब क्या होता है कि आपको जो प्रीमियम लगता है, आप सपोज 7,000 8,000, अगर आपकी एज कम है तो 7,000 8,000 के अंदर आपको 1 करोड़ की पॉलिसी मिल सकती है। अगर आपकी एज 22 24 25 अगर आप इनकम करने लग जाते हैं तो बिल्कुल ये अफोर्डेबल इनकम है, अफोर्डेबल प्रीमियम है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और आपको अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे कि कुछ हो गया, तो आपके बच्चे, आपकी वाइफ को एटलीस्ट फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम आ सकती है। आप तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है आपके जाने के बाद उनको प्रॉब्लम आए। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि क्या वो 10 लाख जो आप 70,000 देकर पर एनम आपको कुछ होने से मिल जाएगा। आप खुद सोचिए कि उस 10 लाख से आपको क्या आपके बच्चे की पढ़ाई हो जाएगी, उनकी शादी हो जाएगी, उनके सारे खर्चे वो उठा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 10 लाख कुछ नहीं होता है। ये 10 लाख आप 1 साल में कमा रहे थे और वो 10 लाख आपको मिलेगा पूरी जिंदगी के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है आपके लिए? लोग समझते हैं कि उनका प्रीमियम जो उसने दिया अगर कुछ नहीं होता है, जनरली कुछ नहीं होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है आपके डिपेंडेंट को। तो इम्पॉर्टेंट यह है कि आपके जो ऊपर जो डिपेंडेंट है उसको सिक्योर करने के लिए आप टर्म इंश्योरेंस जरूर लें। एटलीस्ट आपकी जो इनकम है उसका 10 टाइम
20 टाइम जरूर लें, कम से कम उतना तो जरूर लें। ठीक है, अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं, म्यूचुअल फंड एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर हम जैसे स्मॉल इन्वेस्टर से फंड इकट्ठा करते हैं एंड इसे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहां पर एक एक्सपर्ट होता है, उनके पास काफी जानकारी होती है, उनके पास ये भी एक्सेस होता है कि वो जो कंपनी के सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके डायरेक्टर हैं, उनके चेयरमैन हैं, उनसे भी मिल सकते हैं। अगर वो उनसे मिलेंगे तो डेफिनेटली उनको कंपनी के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होगी। अगर काफी जानकारी प्राप्त होगी तो फिर वो किस कंपनी में इन्वेस्ट उनको करना है बिल्कुल वो जानेंगे और बिल्कुल वो हमसे ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे कंपनी के बारे में। और आज तक का हिस्ट्री में मैंने नहीं देखा है, आप खुद चेक कर सकते हैं, गूगल सब कुछ बताता है कि म्यूचुअल फंड ने बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से कभी भी लॉन्ग टर्म में कम पैसा नहीं दिया है। सारे इन्वेस्टमेंट, चाहे आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट उठा लें, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, फिक्स डिपॉजिट जो हमने बात किया अभी, इंश्योरेंस, ये सारे से म्यूचुअल फंड ने ज्यादा ही आपको रिटर्न दिया हुआ है। ये जो फंड मैनेजर होते हैं, इनको जानकारी कैसे मिल जाती है? वो उनका काम ही वही होता है, वो दिन भर आपसे एक्सपेंस रेशियो इसीलिए लेते हैं कि वो दिन भर कंपनी के बारे में रिसर्च करे, उनके बारे में जाने और कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, किस टाइम में इन्वेस्टमेंट करना है, उनकी जानकारी रखे और उस टाइम में बिल्कुल इन्वेस्ट करे और किस टाइम में पैसे को निकालना है ताकि उनको लॉस ना हो। तो ये फंड मैनेजर ये काम करते हैं और इनको हमसे काफी ज्यादा जानकारी होती है। हम खुद अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हमें बिल्कुल ही जानकारी नहीं होगी कि किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम अगर एक छोटा सा अमाउंट जितना आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी में एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो डिपेंड करता है, अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो जनरली 0.50 से 1%, 1.25%, 1.5 मैक्सिमम। अगर आप डायरेक्ट में जाते हैं तो फिर वो 1.5, 1 to 1.2 तक होती है। तो हम आज के डेट में यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर चीज को समझें। अगर आपको पैसे की जरूरत शॉर्ट टर्म में है तो बिल्कुल एफडी में इन्वेस्ट करें, वहां पर लिक्विडिटी होती है, तुरंत आपको पैसा बैंक में जाएंगे, पैसे निकल जाएंगे। अगर आपको इंश्योरेंस की जरूरत है, बिल्कुल हर एक घर में इंश्योरेंस की जरूरत है, इसीलिए तो आप टर्म इंश्योरेंस करें और अपने नॉमिनीज जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसकी लाइफ को सिक्योर करें। थर्ड ऑप्शन क्या है? आप अपने इनकम से एटलीस्ट सीखने के लिए एक छोटा सा हिस्सा, अगर आप मंथली मिनिमम, एक छोटे इन्वेस्टर्स का मैं बात करता हूँ, 20,000 20,000 भी कमा रहे हैं तो एटलीस्ट 2,000 3,000 से स्टार्ट करके देखिए, एक एसआईपी करके देखिए। हमने पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि कौन से 3 फंड आज के डेट में अच्छा कर रहे हैं, उसके टेक्निकलिटीज के बारे में बताया है और बहुत सारा चीज बताया है। वहां पर आप देख सकते हैं कि कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल आप इन्वेस्ट करें और आपके फ्यूचर में एटलीस्ट आपको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो और आपका फंड जो है आपके पैसे से पैसे बने, इसके लिए भी आप अपना काम करते रहें। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बिल्कुल ही आपको कम से कम 12 से आज तक का हिस्ट्री है 12% से नीचे लॉन्ग टर्म में नहीं मिली है अच्छे फंड में। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है, थोड़ा सा कुछ वीडियोस देखने हैं, बस इतना ही सा करना है। आप अच्छे एफडी एंड अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को छोड़कर इस पे आ सकते हैं और अच्छा कमा सकते हैं। आज के डेट का कंक्लूजन यही है कि आप अपना
पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां पर उसकी जरूरत है, आपको जिस वहां पर आपको जहां पर आपको जरूरत है। इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। आप कोई भी स्कीम खरीदने से पहले आप एक बार जरूर से पढ़ें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का से सलाह लें और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।